हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज सभी का एक बार फिर स्वागत है किंग्स फैक्ट चैनल में। आज हम साइंस के चैप्टर दूसरे जो सेकंड चैप्टर है, मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम, उसका टॉपिक है पाचन तंत्र के अंग व ग्रंथियां। तो आज हम पाचन तंत्र के जो अंग है, क्या कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, वह ग्रंथियां कौन सी है, जैसे लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इनमें काफ़ी क्वेश्चंस भी बनेंगे और सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा पाचन तंत्र का डायग्राम है। पाचन तंत्र में आहार नाल होती है, जो आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? आहार नाल शुरू होती है यहाँ मुख से। ये मुख है, मुख के अंदर जीवा, जीवा यानी जीव, जीव होती है। और फिर ये आहार नाल मुख से होकर यहाँ पर मुख गुहिका होती है। मुख गुहिका से मुख गुहिका से नीचे आती है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होती है? ग्रसनी। यहाँ तक ये ग्रसनी होती है, और ग्रसनी से थोड़ा ऊपर एक त्रिभुज के आकार का 9 उपास्थ्यों से बना होता है, जिसे हम कंठ बोलते हैं। यहाँ पर कंठ पाया जाता है। यहाँ पर ग्रंथियां भी होती है, जैसे ये नाक है तो नासा ग्रसिका, किसका भाग है? 3, नासा ग्रसिका, मुख ग्रसिका, कंठ ग्रसिका। यहाँ पर कंठ होती है। और यहाँ पर जीभ के नीचे लार ग्रंथियां होती है। 3 होती है लार ग्रंथियां। एक होती है कान के नीचे, कर्णपूर्व, कान से थोड़ी पहले कर्णपूर्व लार ग्रंथि। और एक होती है यहाँ पर अधोजम, अधोजम। और एक होती है अधोजीवा, जीभ के नीचे। लार ग्रंथि का काम क्या है? जो हम भोजन खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं, उसको लसलसा या लचीला बनाने का काम होता है। फिर ये भोजन यहाँ से होता हुआ ग्रसनी से आता है ग्रसिका में, तो ये भाग ग्रसिका कहलाता है। और ग्रसनी और ग्रसिका के बीच जो भाग होता है, ये जो वलय बनी हुई दिखाई दे रही, ये उपास्थियों के छल्ले होते हैं, जो क्या करते हैं? क्रमानुकुंचन गति करते हैं, यानी कंपन गति करते हैं। ये सार्वम होता है ये सिस्टम। फिर क्या? ग्रसिका से आगे आमाशय। यह आमाशय उदर गुहा से, ग्रसिका ये उदर गुहा से निकल कर नीचे आमाशय में प्रवेश करती है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या होता है? आमाशय और ग्रसिका के बीच में आमाशय का कपाट होता है। और यह आमाशय यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जठर आगम, जठरागम कपाट भी बोलते हैं इसके। यहाँ पर कपाट होता है। फिर ये खुलता है तो भोजन अंदर आता है। अंदर आके यहाँ पर इसका प्रोटीन का, लगभग प्रोटीन का पाचन हो जाता है। ये प्रोटीन का पाचन हो गया, फिर यहाँ से जाता है भोजन यहाँ पर ग्रहिणी में। ये जो भाग है ये ग्रहिणी कहलाता है। यहाँ से लेकर इतना ये पतला सा भाग है, यानी आमाशय का जो जठर निर्गम भाग है, यानी एकदम अंतिम वाला भाग, वो ग्रहिणी कहलाता है। ग्रहिणी छोटी आंत का भाग है, ग्रहिणी कहलाता है। ग्रहिणी में यहाँ से 2 नलिकाएं निकलती है। एक नलिका जाती है पित्ताशय की तरफ। पित्ताशय होता है जो पित्त का निर्माण करता है। और पित्त बनता कैसे? पित्त यहाँ पे यकृत में बनता है, यहाँ पर बनता है। और यहाँ की कोशिक नलिकाएं, सिराएं, इनको पित्त को बना के पित्ताशय में इकट्ठी करती है। पित्ताशय से पित्तवाहिनी से ये पित्त होते हुए पित्तरस यहाँ पर ग्रहिणी में आता है। और यहीं से आता है अग्नाशय से अग्नाशय रस। अग्नाशय रस से उसमें अनेक प्रकार के एंजाइम होते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का और अवशोषण का कार्य करते हैं। और अग्नाशय के यहाँ पर एक छोटी सी जगह होती है, ये होती है, ये प्लीहा कहलाती है। प्लीहा, प्लीहा को क्या कहते हैं? आरबीसी, आरबीसी।
लाल रक्त कणिका, आरबीसी का कब्रगाह भी बोला जाता है प्लीहा को, क्योंकि आरबीसी होती है वो 120 दिन होते हैं उसका जीवन काल, जो शुरू होती है उसके 120 दिन बाद यहाँ पर आकर नष्ट हो जाती है, फिर नहीं बनती है। आगे ग्रहणी, ये ग्रहणी हो गया। और ग्रहणी के यहाँ पर भी कपाट होता है, जो बोला जाता है उसको जठर निर्गम कपाट। ये छोटी आंख भाग शुरू हो गया, यहाँ से छोटी आंख का भाग शुरू हो जाता है। छोटी आंख में क्या आता है? ग्रहिणी, ये ग्रहिणी। फिर आता है अग्र क्षुद्रांत, अग्र क्षुद्रांत यहाँ तक होता है। फिर होता है क्षुद्रांत, क्षुद्रांत यहाँ ये होता है, यहाँ पर क्षुद्रांत। ये सारे छोटी आंत के भाग है। छोटी आंत ये बीच में है ना, ये छोटी आंत है। छोटी आंत 3 भागों के, ग्रहिणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। अब देखो वृहदांत, वृहद यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत में, बड़ी आंत में क्या आता है? एक तो होता है अंधनाल, यहाँ पर अंधनाल होता है, ये अंधनाल, और ये वृहदांत। और अंधनाल के ठीक नीचे एक 4 से 5 इंच लंबी होती है, अंगुली नुमा होती है, उससे परिशेषीय कहते हैं, कृमि रूपी परिशेषीय। फिर देखो आरोही, ये है आरोही वृहदांत, आरोही वृहदांत, ऊपर चढ़ती है तो आरोही। और ये अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ वृहदांत। और ये हो गई अवरोही वृहदांत, अवरोही वृहदांत हो गई। तो ये क्या है? आरोही वृहदांत, ना अंधनाल, अनुप्रस्थ, अवरोही वृहदांत, ये वृहदांत का ही भाग है। और इसमें वृहदांत में देखो साथ में ये अवरोही वृहदांत है, उसके नीचे का भाग अब मलाशय कहलाता है, ये मलाशय कहलाता है। मलाशय के नीचे मलद्वार होता है ये, और फिर ये गुदा, और ये मलद्वार और गुदा के बीच में गुदा नाल होती है। और यहाँ ये गुदा होता है जो आहार नाल का अंतिम भाग होता है। तो आहार नाल शुरू कहाँ से होती है? मुख से, मुख से होकर ये इतने स्टेप में होकर फिर गुदा पर समाप्त होती है। तो यह भी डायग्राम, इस पर हमने चर्चा कर ली। अब देखते हैं पाचन तंत्र के अंग। पाचन तंत्र सबसे पहले मुंह आता है। मुंह एक 2 होठों से घिरा हुआ और जबड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, मुख कहलाता है। और मुख में 2 जबड़े होते हैं, ऊपरी जबड़ा कठोर होता है और निचला जबड़ा कोमल होता है। और मुख में दांत भी होते हैं, और सभी दांत एक जबड़े में पाए जाने वाले सांचे में स्थित होते हैं। जबड़े में एक सांचा होता है, इस सांचे में स्थित होते हैं। इस सांचे को क्या बोलते हैं? मसूड़ा या गम बोलते हैं, मसूड़ा या गम बोलते हैं। इसमें ये इकट्ठे रहते हैं। और मानव द्विबारदंती है, द्विबारदंती प्राणी है। कैसे? तो मानव जीवन में उसके दांत 2 बार आते हैं। एक बार तो दूध के दांत आते हैं प्रारंभ में, फिर धीरे धीरे वो दूध के दांत टूटकर स्थायी दांत आता है। दूध के दांत तो वो अस्थायी दांत होते हैं, फिर स्थायी दांत आते हैं। इसलिए मानव जीवन में 2 बार दांत आता है, इसलिए द्विबारदंती कहते हैं। और दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं दांतों में भी। पहला कृंतक। कृंतक कौन से होते हैं? जो काटने का काम करते हैं, रोटी या भोजन के टुकड़े को काटने का काम करता है। रदनक, रदनक होते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं ये रदनक। और फिर क्या होते हैं आगे? अग्रचरणक, अग्रचरणक जो होता है चबाने का काम करता है आंशिक रूप से। और चरणक ये पूरा एकदम भोजन या रोटी को पीस कर एकदम लचीला बना देते हैं, एकदम बारीक बना देते हैं। तो ये हो गए दांत के 4 प्रकार। मुख का इतना भाग हो गया। फिर मुख वही का, फिर आ गया ग्रसनी। ग्रसनी 3 भाग है, मैंने बताया। नासा ग्रसनी नाक के पास होती है, एक मुख ग्रसनी, एक होती है कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। फिर हो गया
ग्रास नली या ग्रसिका। ग्रसिका की लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर है क्यों, ये नीचे उदरगोह से होकर फिर आमाशय में आती है। और इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय में प्रवेश कराना, इसका मेन काम यही है। और इसमें क्या होता है, साथ में लार ग्रंथियां भी लार स्रावित करती है, क्योंकि मुख से लार स्रावित होना शुरू हो जाता है। फिर मुख से लार स्रावित होते हुए ये ग्रसिका पूरे में ये लार ग्रंथियां लार रस फैला देती है, इसलिए भोजन लसलसा होकर कोमल और चिकना होकर आमाशय तक पहुंचता है। और फिर आमाशय का कपाट खुलते भोजन अंदर चला जाता है। और ग्रसिका का जो शीर्ष भाग होता है नीचे का, आमाशय से ऊपर, और कंठ भाग से ग्रसनी के थोड़ा नीचे, कंठ से थोड़ा नीचे, वहां पर क्या होता है, शीर्ष भाग में घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस। घाटी ढक्कन होता है जो हम भोजन करते हैं उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। और जब हम श्वास लेते तो श्वास को ये ग्रसनी इसे भोजन नाल में या आहार नाल में जाने से रोकता है। ये दोनों काम करता है। इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस या घंटे ढक्कन। ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला क्या है? आमाशय। आमाशय क्या होता है? आमाशय एक जी आकार का होता है, और उसमें इसके क्या 3 स्तर होता है, त्रिस्तरीय होता है। ये 3 परतें होती है इसकी। और इसकी क्षमता क्या होती है? 1 से लेकर 3 लीटर तक, 1 से 3 लीटर तक आहार या भोजन जो ग्रहण करते हैं उसकी क्षमता होती है इसकी। और इसके 3 भाग भी होते हैं। 3 भाग कौन से? 3 भाग कौन से इसके? पहला भाग है ये जठरागम भाग, और ये हो गया जठर निर्गम भाग, और ये हो गया बीच का जो जठरागम जठर निर्गम बीच का भाग हो गया फंडिस। ये 3 भाग है इसके आमाशय। अब छोटी आंत देखो, छोटी आंत क्या है? देखो ये इतने एकदम वले से बहुत महीन जाल की जैसे बंदी होती है ये। इसका पानी सिरा यहाँ होता है, फिर ऐसे करके यहाँ पर इसका अंतिम सिरा होता है जो क्षुद्रांत, बड़ी आंत के जो भाग है क्षुद्रांत, वहां पर कर मिलता है, वहां पर खत्म होता है। ये देखो छोटी आंत की लंबाई क्या है? इसकी लंबाई प्रारंभ से लेकर ग्रहणी से लेकर अंत तक 7 मीटर की होती है। लंबाई 7 मीटर की होती है। सर्वाधिक पोषण व अवशोषण वाले इसी अंग के 3 भागों में बांटा गया। यानी इसमें सर्वाधिक पाचन, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण इसी भाग में होता है, और ज्यादातर अग्र क्षुद्रांत में ज्यादा अवशोषण होता है। और इसके 3 भाग हैं, 3 भागों में बांटा गया छोटी आंत को। गृहिणी, पहला गृहिणी होगी, और गृहिणी में क्या होता है? एंजाइम होते हैं अनेक प्रकार के, जैसे अग्नाशय रस आएगा, पित्त रस आएगा, और अग्नाशय से अनेक प्रकार के एंजाइम भी आएंगे। और साथ में गृहिणी के खुद के एंजाइम होते हैं, और लार ग्रंथियां भी लार स्रावित करती रहती है। ऐसे 7 प्रकार या अनेक प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। गृहिणी हो गए। गृहिणी के बाद अग्र क्षुद्रांत। यहाँ गृहिणी में पाचित आहार रस का अवशोषण इसकी विशेष प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। यहाँ जो पचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है अग्र क्षुद्रांत में। मैंने कहा था अग्र क्षुद्रांत ज्यादा अवशोषण होता है, और यह अवशोषण छोटी आंत की विशेष प्रकार कोशिकाएं करती है, अवशोषण करती है इनका पचित भोजन का। और तीसरा है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत क्या है? यह भाग उस पोषक तत्व अवशोषण, यह भाग उन पोषक तत्व अवशोषण करता है जो ये अग्र क्षुद्रांत में अवशोषित नहीं होते हैं। उनका अवशोषण इस भाग में होता है क्षुद्रांत। जैसे विशेष रूप इसमें पित्त लवण होता है उसका, विटामिन का, पित्त लवण विटामिन का अग्र क्षुद्रांत में अवशोषण नहीं होता है, इसलिए क्षुद्रांत में होता है। अब देखो ये होगी छोटी आंत। अब देखो चले बड़ी आंत की तरफ। बड़ी आंत
बड़ी आंत में देखो बताइए, बड़ी आंत यहाँ से शुरू होती है, अवरोही वृद्धांत, सॉरी आरोही वृद्धांत, अनुप्रस्थ वृद्धांत, और ये हो गई अवरोही वृद्धांत। और यहाँ पर अंधनाल हो गई। तो इसमें बड़ी आंत में यहाँ से किण्वन क्रिया शुरू होती है। इसमें बड़ी आंत में क्या होती है, किण्वन क्रिया होती है। जीवाणु होते हैं जो किण्वन क्रिया करते हैं, करके अपचित भोजन होता है उसमें किण्वन क्रिया करके जल और खनिज लवण होते हैं उनका अवशोषण कर लेते हैं। और इस बड़ी आंत का काम यही है कि जो अपचित भोजन है, अपचित भोजन, इसमें मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाए। और ये क्या करता है, धकेलता आगे अपचित भोजन और जल और खनिज अवशोषण करके आगे मल द्वार से उत्सर्जित होता है, अवशोषित धक्का देता है। इसको धक्का देकर आगे आगे प्रोवाइड करते करते इसको मलाशय की तरफ लेके जाता है, फिर मल द्वार से निकाल देता है। और बड़ी आंत के 3 भाग है। पहला अंधनाल, अंधनाल हो गया। और अंधनाल के नीचे क्या होता है, कर्मी रूपी परिशिष्टिका होती है। क्या होती है, 3 से 4 मीटर लंबी होती है, इंच लंबी होती है। और फिर वृहदांत्र, यह यू आकार की 1.3 मीटर लंबी नलिका है। यू आ गया, जैसे उल्टा यू है ना, ये उल्टे यू आकार की 1.3 मीटर लंबी नलिका है। और वृहदांत के 4 भाग हैं, आरोही वृहदांत, अनुप्रस्थ वृहदांत, अवरोही वृहदांत और सिग्माकार वृहदांत। आरोही वृहदांत 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है और अनुप्रस्थ वृहदांत 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अवरोही वृहदांत 25 सेंटीमीटर होती है और सिग्माकार वृहदांत 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अब चलते हैं मलाशय। मलाशय भाग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और अंतिम जो 3 सेंटीमीटर भाग होता है इसको गुदा नाल कहते हैं। और इसके गुदा नाल के बाद मल द्वार आता है। और मल द्वार से ठीक पहले गुदा द्वार में पेशिया पाई जाती है, बहिर और अंत संवरणी पेशिया, जो क्रमानुगुण से गति करती है और मल परित्याग को नियंत्रित करती है। अब देखते हैं पाचन ग्रंथियां। वो था आहार नाल, आहार नाल खत्म, अब पाचन ग्रंथियां शुरू हो गई। पाचन ग्रंथियां जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक करती है और अनेक प्रकार के एंजाइम और रस स्रावित करती है। पाचन ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, लाल ग्रंथियां, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत ग्रंथि। लाल ग्रंथि मैंने बताई दी, एक कान के थोड़ा नीचे, कर्ण पूर्व ग्रंथि, दूसरा अधोजम और तीसरा अधोजीवा। 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, यह एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है वो क्योंकि ये मिश्रित ग्रंथि यानी जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन स्रावित करे। अंतःस्रावी हार्मोन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागोन, तथा बहिस्रावी हार्मोन बहिस्रावी अग्नाशयी रस। इसमें अनेक प्रकार के एंजाइम आते हैं अग्नाशयी रस में, जो मैंने बताया 7 प्रकार के होते हैं, वो सारे स्रावित करती है। इंसुलिन और ग्लूकागोन हो गए और फिर हो गया अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी ग्रंथि यह यू आकार की होती है, जैसे यू आकार की होती है और 6 से 8 इंच लंबी होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित विभिन्न एंजाइम आंतों में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। जो एंजाइम निकलते हैं वो छोटी आंत में जाते हैं, छोटी आंत में जाकर प्रोटीन वसा और कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने में सहायक करते हैं। और इंसुलिन व ग्लूकागोन जो अंतःस्रावी हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों मिलकर रक्त शर्करा में के स्तर को नियंत्रित करते हैं, यानी शुगर को नियंत्रित करते हैं ब्लड में। और ये क्या है, अग्नाशय की बीटा कोशिका होती है, वो स्रावित करती है अग्नाशय ग्लूकागोन। यकृत
ग्रंथि, यह सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ये यकृत ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है। प्रश्न भी हो सकता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत ग्रंथि। महत्वपूर्ण भी है। यह करीब 1,00,000 छोटी षटकोणीय संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यह ग्रंथि संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, षटकोणीय होती है। तो यह ग्रंथि यकृत पालिका, छोटी छोटी यकृत पालिका होती है 1,00,000, उनसे मिलकर यकृत ग्रंथि बनती है। और इस ग्रंथि का काम का है, मुख्य काम है इसका पित्त निर्माण करना, और पित्त निर्माण करके वित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है, पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है। यकृत ग्रंथि होगी। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन होता है, उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमिलेज, माल्टोज, सुक्रोज, ये एंजाइम है। और प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन आदि। और वसा का पाचन करता है लाइपेज। वसा का पाचन हमेशा लाइपेज करेगा। ये क्या करता है? छोटी छोटी वसा की बूंदों में बदल, बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में सरलीकरण करता है तोड़कर, फिर उनका आसानी से पाचन हो जाता है। और न्यूक्लियजेज एंजाइम होता है वो न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियजेज, दो प्रकार के एंजाइम साबित करते हैं। दोनों प्रकार के इनको पाचन करते हैं। न्यूक्लियजेज उनका पाचन करता है या उनको सरल करता है। ये हो गया भोजन का पाचन। तो धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, और किंग्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।